हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट वो है गॉस थ्योरम। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इन्होंने भी एक थ्योरम बनाया था जो रिलेट करता है आपके चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसके पहले हमने कूलम्ब्स लॉ देखा था। कूलम्ब ने भी इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को और फोर्स को रिलेट किया था, और वो हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ 16 लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हैं। और ये आज 70th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, और इसमें हम पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम। हम गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे, और इसके बाद जो है, इसके बाद आपके एप्लीकेशन होंगे गॉस थ्योरम के। गॉस थ्योरम यदि आपको समझ में आ गया तो आपको उसकी जो एप्लीकेशन है वो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या कहता है गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम कहता है कि इन अ क्लोज कंटेनर या क्लोज कंडक्टर या क्लोज सरफेस में, क्लोज मतलब क्या है? यहां पर मैंने क्लोज सरफेस दिखाया है। ये क्लोज मतलब ये 2D नहीं है, ये आपका 3D है। ये तो आपका सर्कल भी नहीं है, एबनॉर्मल कुछ शेप है, लेकिन ये आपका क्लोज सरफेस है। इस सरफेस के अंदर मान लो कोई चार्ज हो, इस क्लोज सरफेस के अंदर मान लो चार्जेस हो, तो वो चार्ज के रिलेटेड गॉस थ्योरम क्या कहता है कि द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, द टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्जेस इनक्लोज इन दैट सरफेस। मतलब मान लो कि इसमें कुछ चार्जेस हैं, प्लस क्यू चार्ज में लिखा है, ऐसे कई चार्जेस है मान लो, और वो चार्ज के कारण मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्रिएट हो रही है सब तरफ से। यहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्रिएट हो जाएगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, सारे डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो वो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या टोटल फ्लक्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इनक्लोज इन दैट सरफेस। इट्स वेरी सिंपल। यानी जितने ज्यादा यहां पे आपके चार्जेस होंगे, उतना आपका उसका टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन आपका बढ़ेगा या उतना रहेगा। तो ये यदि हम मैथमेटिकल दिखाते हैं तो कैसा होगा? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इनक्लोज, यानी क्या होगा? समेशन ऑफ क्यू आई इक्वल टू कैपिटल क्यू, दैट इज आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू एन। ओके, तो ये है हम आज प्रूव करने वाले हैं। और ये गॉस थ्योरम प्रूव करने के लिए बीच में थोड़ा आपका मैथमेटिक्स आ जाता है, तो वो मैथमेटिक्स के आपके कंसेप्ट थोड़े क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा मैथमेटिक्स बताऊंगा। आपको पता है, मान लो कि ये 2D आपका सर्कल है, और मान लो कि कोई पार्टिकल ए से निकलता है और बी जाता है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका एस, आप कैसा कैलकुलेट करते हैं? आप करते हैं थीटा इक्वल टू एस बाय आर, थीटा इक्वल टू एस बाय आर, या आप ये बोलते हैं कि एस इक्वल टू आर थीटा। और ये जो आपका एस है, आप मेजर करते हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट आप रेडियन में मेजर करते हैं, आप ये रेडियन में मेजर करते हैं। लेकिन ये जो सर्कल है, इसके बजाय मान लो एक स्फीयर हम कंसिडर करते हैं। इस सर्कल के बजाय यदि हम स्फीयर कंसिडर करेंगे, तो स्फीयर तो आपको पता है, स्फीयर तो ये 3D ऑब्जेक्ट होगा। तो जब ये 3D ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक स्फीयर होगा, तो स्फीयर में आप ये जो S है, ये S की जगह लेता है आपका एरिया ए लेता है। ओके, और ये थीटा हो जाता है आपका डी ओमेगा, थीटा हो जाता है आपका डी ओमेगा, और डी ओमेगा इक्वल हो जाता है ए अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या हो गया? आपका रेडियस हो गया। और यहां ये जो थीटा मेजर करते हैं रेडियन में, यहां पे डी ओमेगा हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। मैं फिर से बताता हूं आपको, ये जो सर्कल है, इसके मान लो पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट बी जाता है, तो ये हम जो डिस्प्लेसमेंट एस लेते हैं, डिस्टेंस एस लेते हैं, वो हम कैसा कैलकुलेट करते हैं? हम थीटा इक्वल टू एस आर, यानी कि थीटा जो एंगल है, ऐसा कैलकुलेट करेंगे हम कि एस बाय आर रेडियन। लेकिन इन केस ऑफ स्फीयर जो कि 3D होता है, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट होता है, उस केस में हम थीटा के बजाय लेते हैं हम ये सॉलिड एंगल। थीटा के बजाय हम क्या लेंगे? सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर। ए क्या हो गया? आपका एरिया हो गया। तो फिर ये सॉलिड एंगल सबटेंडेड, ये पूरे स्फीयर के लिए क्या होगा? सॉलिड एंगल सबटेंडेड, ये पूरे स्फीयर के लिए क्या होगा? तो आपको पता है कि स्फीयर का आपका जो एरिया होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर।
और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ये उड़ जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। ये आप ख्याल में रखना, क्योंकि इसके आगे हम जो एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे वहां पर आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट, एज पर गॉस थ्योरम Tn इक्वल टू यानी टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज इनक्लोज। तो यहां पर एक हमने सरफेस इनक्लोजिंग लिया है जिसमें आपने चार्ज रखे हुए हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू हमने देखा कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। इसके पहले के लेक्चर हमने देखा था। यहां पे क्या थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द नॉर्मल। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है ये छोटा सरफेस लिया है हमने, ds ये छोटा सरफेस लिया है, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे डायरेक्शन से होंगी और ये आपका ऊपर का एरिया होगा। अब सारे जो ds मिला के क्या बनेगा, ये पूरा आपका सरफेस बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा जो एरिया है ds वो कंसिडर करेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी ये नॉर्मल जा रही है, इसको इस सरफेस को, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कहां जा रही है, आपकी सरफेस को ds को नॉर्मल जा रही है। और यहां पर ये जो e cos थीटा, ये जो एंगल थीटा है, ये बनाया किसने, ये आपका E ने बनाया, किसके साथ में, ds के साथ में। तो अब ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और ds क्या होगा, एप्सिलॉन E cos थीटा ds इक्वल टू, यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, E की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो E की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहां होगा एप्सिलॉन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर और ये cos थीटा ds। यहां पर आपका एप्सिलॉन तो उड़ जाएगा। ओके, तो बचेगा क्या, तो यहां मिलेगा आपको नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर सरफेस ds। मैं बता दूं आपको, अभी हम ये छोटे सरफेस का ही क्या निकाल रहे हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन निकाल रहे हैं। वो यदि हमको मिल जाए तो हम इंटीग्रेशन करके पूरे सरफेस का निकाल लेंगे। तो यहां पर नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और ds क्या है आपका, Q अपॉन 4 पाई और ये ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, इसे कहेंगे हम सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया ds एट पॉइंट O। ये क्या हो जाएगा आपका सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया ds एट पॉइंट O। इसीलिए मैंने आपको लेक्चर के पहले ही आपको सॉलिड एंगल क्या होता है ये आपको मैंने बताया था। तो ये होता है आपका ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो टर्म है आपकी ds cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे d ओमेगा, इसे हम लिखेंगे d ओमेगा। तो क्या बनेगा आपका नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर ds इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई d ओमेगा। ये तो हो गया आपका छोटे सरफेस के लिए, छोटा सरफेस कौन सा, ds जो हमने कंसिडर किया था उसके लिए। और हम ds के लिए क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम छोटे सरफेस का यदि हम इलेक्ट्रिक इंडक्शन निकालेंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, तो उसके बेसिस पर हम पूरे सरफेस का निकालेंगे। तो यहां पर नाउ टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और गिवन क्लोज सरफेस, अभी हम पूरे सरफेस का निकालना है। और ये मैं बता दूं कि ये आपका 3D सरफेस है, ये कोई आपका ये 2D नहीं है, ये जो है आपका 3D रहेगा। तो यहां पर टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और गिवन क्लोज सरफेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। हर तरह हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर हमने किया है टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन। तो यहां पर मैं एक क्लोज इंटीग्रेशन का सिंबल देता हूं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ये क्लोज सरफेस के लिए है, इसलिए हमने ये यहां पर इसको सिंबल दे दिया, ये क्लोज इसका राउंड दिया। तो यहां पर आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन 4 पाई d ओमेगा, यहां पर आपका Q अपॉन 4 पाई ये निकलेगा बाहर, Q अपॉन 4 पाई ये आपका बाहर निकलेगा, वो कांस्टेंट है। तो बचता क्या है आपका d ओमेगा। और आपको पता है d ओमेगा जो है, ओके, इसका जो सॉलिड एंगल सबटेंडेड रहेगा वो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका 4 पाई, ये आएगा आपका 4 पाई। ये 4 पाई कैसे आया, तो आप यहां देख लीजिए, d ओमेगा इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये आपका एरिया हो गया स्क्वायर का अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 4 पाई। तो ये आपका ये 4 पाई आ गया। डी ओमेगा जो छोटा सा आपका सॉलिड एंगल सबटेंडेड उसका हो जाएगा आपका 4 पाई पूरे स्क्वायर के लिए। तो इक्वेशन क्या बनता है फिर, ये 4 पाई जो है ये भी आपके कट हो जाएंगे। तो क्या मिला आपको मिला टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इक्वल टू Q, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इक्वल टू प्लस Q, जो यहां से देखा था हमने। तो फिर मान लो कि चार्ज यहां पे Q1 चार्ज है,
यहाँ पे एक तो हमने एक प्लस एक छोटा चार्ज लिया था, उसके लिए हमने छोटा सरफेस लिया था और उसका हमने कैलकुलेट किया। तो अभी मान लो कि टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ड्यू टू चार्ज Q1 तो क्या आएगा प्लस Q1 फॉर Q2 प्लस Q2 फॉर Qn यानी कि n नंबर ऑफ चार्जेस है तो हमको टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमको Qn इक्वल टू प्लस Qn। दिस इज एज पर गॉस थ्योरम। और हमें पता है कि एज पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो रहेगा आपका वो हम क्या करेंगे, सबकी एडिशन करेंगे तो प्लस Q1 प्लस Q2 ओके अप टू Qn, क्योंकि हर एक चार्ज जो है हर एक चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बनेगी, वो हम टोटली ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इक्वल टू प्लस Q1 प्लस Q2 अप टू Qn इक्वल टू व्हाट द समेशन I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू n Q I इक्वल टू टोटल Q। तो टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, कैपिटल Q, दैट इज अ टोटल Q। तो ये कहता है आपका गॉस थ्योरम। तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है मैं फिर से रिपीट करूंगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि आप जब सॉलिड एंगल सबटेंडेड निकालते हो तब आपको पता है कि जब आप 2D की बात करते हैं हम, तब मान लो कि कोई पार्टिकल A से B जाता है और उसका डिस्टेंस s है तो हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू क्या करते हैं हम, थीटा इक्वल टू s अपॉन r। ये तो होगा 2D के बारे में। जब 3D ऑब्जेक्ट सॉलिड कोई स्फीयर लेते हैं हम, तब क्या होगा कि ये जो आपका s है उसकी जगह पे आपका एरिया आएगा तो d ओमेगा इक्वल टू एरिया अपॉन r स्क्वायर। एरिया तो आपको पता है ओके, कोई सर्कल होगा तो आपका पायर स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको, और एरिया आपका स्फीयर का एरिया होगा आपको 4 पायर स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो स्फीयर कंसीडर करेंगे हम तो क्या मिलेगा, तो डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर कट हो जाएगा तो आपका सॉलिड एंगल सबटेंडेड फॉर द स्फीयर आएगा आपका 4 पाई। और जैसा ये आप 2D में आप रेडियन से मेजर करते हैं ये एंगल, तो ये जो एंगल है आपका सॉलिड एंगल सबटेंडेड ये आप मेजर करते हैं स्टेरिडियन में, या मेजर करते हैं स्टेरिडियन में मेजर करते हैं। तो ये तो हो गया इस डेरिवेशन का मैथमेटिकल पार्ट जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब यहां पर हमने एक सरफेस कंसीडर किया है और मान लो उसमें चार्ज हमने कंसीडर किया कि प्लस Q, एक छोटा सा चार्ज हमने कंसीडर किया है और वो छोटा चार्ज प्लस Q के कारण जो यहाँ पे एक छोटा सरफेस लिया हमने ds ओके, और वहां पर हम देखने वाले हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। जब हमें ये छोटा डी मान पड़ेगा तो यहाँ से बहुत सारे ढेर सारे यहाँ पे छोटे डी मिला के ये पूरा सरफेस बना है। जब ये छोटा ds का यदि हमको नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन मिल जाएगा तो उसी बेसिस पे हम पूरे जो ये है ये जो कंडक्टर या इसका जो सरफेस है इसका हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया और इसका टोटल चार्जेस हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सर E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का ये इक्वेशन है। और यहाँ पर नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन और ds यानी छोटे से आपके एरिया के लिए क्या मिलेगा कि एप्सिलॉन E cos थीटा ds मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया E की इक्वल आपकी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका ये एप्सिलॉन से ये एप्सिलॉन कट हो जाएगा तो बचेगा क्या आपका कि बचेगा Q अपॉन 4 पाई और ऊपर ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है आपका ये है आपका सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया ds, यानी ये ds का जो सॉलिड एंगल सबटेंडेड है वो आपका ये है। तो इसे हम रिप्लेस कर देंगे डी ओमेगा से, यानी डी ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर है। तो फिर यहां पर हमने नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन दिया हमने Q अपॉन 4 पाई डी ओमेगा। अब ये तो हो गया आपका छोटे से ये सरफेस के लिए जो ds है। लेकिन जब हम पूरे इसकी बात करेंगे, मान लो कि हम कोई स्फीयर की बात करेंगे, कोई स्फीयर में मान लो चार्ज रखा है तो उसमें उस केस में क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो आपका टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ Q अपॉन 4 पाई इंटू डी ओमेगा। तो यहां पर स्टूडेंट आप देखेंगे कि ये जो डी ओमेगा है इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो वो मिलेगा आपको 4 पाई, क्योंकि ये क्या रहेगा आपका सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर स्फीयर ओके एट O। तो ये आपका हम यहां मैंने निकाल के दिया है कि डी ओमेगा इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर आपका कट हो जाएगा तो आपको मिलेगा 4 पाई। तो ये आपका 4 पाई यहां आया है। तो यहां पर ये 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे तो आपको टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन मिलेगा आपको प्लस Q। ये तो सिर्फ प्लस Q का है ओके। ऐसे हम मान लो कि चार्जेस Q1 Q2 और अप टू Qn इसमें हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, तो एज पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने देखा था इसके पहले तो उसके हिसाब से
टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन आपका क्या होगा, आपका अल्जेब्रिक सम आपको करना पड़ेगा, दैट इज Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 अप टू Qn, दैट इज द समेशन ऑफ Qi, दैट इज I इक्वल टू 1, I इक्वल टू n। तो ये बनेगा आपका कैपिटल Q, टोटल चार्जेस। तो हेंस या मैं लिखता हूं हेंस प्रूव। तो आई होप स्टूडेंट कि आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे हम देखेंगे गॉस थ्योरम के बहुत सारे एप्लीकेशंस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।